सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग एग्रीकल्चर पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। आज हम पीजीटी का 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। और 2016 की जो वैकेंसी थी, इसकी परीक्षा जो कराई गई थी 2/2/2019 को, यानी कि 2019 को इसकी परीक्षा संपन्न कराई गई थी। इसमें 125 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्रीकल्चर से संबंधित पूछे जाते हैं, जो कि पूर्णांक होता है 425 अंकों का। ठीक है, 4 वीडियो हम पीछे डाल चुके हैं, ये 5वीं वीडियो है जो कि जितने भी एग्रीकल्चर के पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद नई क्लास स्टार्ट होगी। चलिए देखते हैं 2016 की पीजीटी की परीक्षा जो हुई थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया था। ये 2 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पर निर्देश है, निर्देश को पढ़कर आप जान सकते हैं कौन क्या क्या माइनस मार्किंग होता है कि नहीं होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, नाइट्रोजन पादपों द्वारा के रूप में ली जाती है। ठीक है, NH4 तथा NO-3 के रूप में, NH2 NO2 के रूप में, NO तथा NO2 के रूप में, या HNO3 के रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन पादपों द्वारा किसके रूप में ली जाती है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी NH धन N और NO ऋण N3, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म खरपतवार नाशी है? डाइक्वाट, मेटासल्फ्यू, मिथाइल, कोलेजो या ब्रोमेसिल। इन चारों में से बताइए कौन सा एक सूक्ष्म खरपतवार नाशी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि जेनटेक से संबंधित आया था। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य गुणसूत्री आनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टमिड, तीसरा है प्लास्टमिड, चौथा ऑप्शन है मोसोसोम्स। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मोसोसोम्स। ठीक है, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी, बहुत आसान पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? मार्शल हैं, रॉबिन्स हैं, एडम स्मिथ हैं या J.M. किन्स हैं। तो चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला एडम स्मिथ। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण रोधी फसल है? मटर है, नींबू है, चुकंदर है या राजमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चुकंदर, जिसको शुगर बीट के नाम से जाना जाता है। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 करा, जिप्सम मृदाओं के लिए निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? जिप्सियस, जिप्सीफेरस या जिपरॉक, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए वाला जिप्सियस। ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? पहला है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है सोडियम बेंजोएट, चौथा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो चारों में से बताइए कि टमाटर का जब केचप बनाते हैं तो कौन सा परिरक्षक प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टमाटर रंगीन फल है, इसलिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है स्यूडोस्टेम, राइजोम, सकर्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केले के जो भूमि है
ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं स्यूडोस्टेम के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा किस चारा के फसल के आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा अधिकतम होगी? पहला ऑप्शन है बाजरा, दूसरा है मोट दाल, तीसरा है ग्वार, चौथा है ज्वार। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें HCN का निर्माण हो जाता है, जो कि एक पशुओं के लिए जहरीले का काम करता है। ठीक है, तो उसको पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। तो इसमें से बताना कौन से क्रॉप में ऐसा होता है। तो बहुत ईजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ज्वार। ठीक है, ज्वार में HCN का निर्माण हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है LEAI, LEISA, HEIA या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला LEISA, सेकेंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा खुरपका और मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण क्या है? धंसी आंखें, खूनी दस्त, तीव्र नब्ज और हृदय दर्द और खुर और पैरों में छाले। तो खुरपका मुंहपका रोग का मुख्य लक्षण, जैसा नाम क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, खुरपका और मुंहपका यानी कि खुर और मुंह पक जाना, यानी कि छाले पड़ जाना। इसका ऑप्शन डी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुंह और पैरों में छाले पड़ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उत्पादन की लागत डैश 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 का सिद्धांत प्रयोग करते हुए न्यूनतम की जा सकती है। लाभ के नियम, अवसर मूल्यों का नियम, न्यूनतम मूल्य और संयोजन का नियम या मूल्य सिद्धांत। इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला न्यूनतम मूल्य संयोग का नियम, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ओरोबेंच खरपतवार डैश 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 फसल से संबंधित है। आपको बताना ओरोबेंच जो खरपतवार है किस फसल से संबंधित है? गेहूं चना से, बाजरा मक्का से, सरसों तंबाकू से, कपास और बरसीम से। ठीक है, तो 13 का क्वेश्चन नंबर सही होगा, यानी कि सरसों और तंबाकू मस्टर्ड और टैबाको से संबंधित है ओरोबेंच खरपतवार, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा PRA के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, PRA के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट चेम्बर्स को, निल्स रॉलिंग को, या वैन डेन बेन को, या पॉल लिंगन्स को। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जिसको PRA का जनक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट चेम्बर्स को। ठीक है, रॉबर्ट चेम्बर्स को क्या कहा जाता है? PRA का जनक कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बहुत ही अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या केंद्रक। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राइबोसोम्स, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थान माना जाता है राइबोसोम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा जैव उद्दीपकों के मुख्य 4 समूहों में से कौन सा जैविक और अजैविक दबावों से रक्षा उपलब्ध कराता है? पहला ऑप्शन है ह्यूमिक पदार्थ, दूसरा है एमिनो अम्ल और प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, तीसरा ऑप्शन है पादप वृद्धि बढ़ाने वाले जीवाणु, चौथा ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एमिनो अम्ल और प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, दूसरा है अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा है यूरिया, चौथा है कैल्शियम सल्फेट। इन चारों में से बताइए किसको एमाइड और जैविक उर्वरक के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यूरिया को एमाइड और जैविक उर्वरक के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा हरी जड़ प्रणाली वाला फसल चक्र चुनिए। धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, कुसुम, अरंडी, मूंगफली, तंबाकू, पपीता, या चौथा ऑप्शन है प्याज, लहसुन, सब्जियां।
हरी जड़ प्रणाली वाली फसल चक्र आपको चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला, गन्ना, कुसुम और अरंडी। बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्य रूप से है। पहला ऑप्शन है प्रशासनिकीय, दूसरा है पर्यवेक्षककारी, तीसरा ऑप्शन है प्राधिकारीय, चौथा ऑप्शन है उत्प्रेरकीय। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः उत्प्रेरकीय होता है, यानी कि डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन पूछ रहा है ताजे दूध का पीएच कितना होता है, 6 होता है, 6.7 होता है, 6.7.2 होता है या 7.7 होता है। तो ताजे दूध का पीएच कितना होता है, 6.7 होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ऑपरेशन होल्डिंग से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है किसानों के संबंधित वाली भूमि क्षेत्रफल, दूसरा है किसानों द्वारा कृषि फसली क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है किसानों द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, किसानों द्वारा कृषि शुद्ध भूमि क्षेत्र, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा सामान्यतः रोटी गेहूं, जो हम रोटी खाते हैं वो वाला गेहूं जिनमें 2n बराबर 22 क्रोमोजोम होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का षटगुणित होता है, द्विगुणित होता है, चतुर्गुणित होता है या एक गुणित होता है। ठीक है, मोनोप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड, डाइप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड होता है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, हेक्साप्लॉइड होता है, षष्टगुणित होती है। ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा सीधे बीजित धान में खरपतवार प्रबंधन के लिए एक हालिया रोकथाम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से माना गया है। पहला ऑप्शन अपशिष्ट पदार्थों से पलटवार, दूसरा फसल चक्र, तीसरा है बीज परभक्षक, चौथा ऑप्शन अंतर संचयन। ठीक है, इन चारों में से बताइए, जिसको इंटर कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, अंतर संचयन कहते हैं इसको। तो चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बीज परभक्षण। ठीक है, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं का मामा खरपतवार किस फैमिली से है, साइप्रेसी, ग्रेमेनी, आर्द्र महीनों की संख्या में इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं का मामा जो खरपतवार है ये इसकी फैमिली होती है ग्रेमेनी, यानी कि पोएसी के नाम से भी जाना जाता है ग्रेमेनी को। बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जब एक F1 संकर अपने माता पिता में से एक के साथ संकरित कराया जाता है तो क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है, बृहद चुनाव कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, जब F1 संकर अपने माता पिता से एक साथ संकरित कराया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ओजोन परत के क्षय के कारण क्या है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग जिसको वैश्विक तापन होता है, दूसरा ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अधिक वर्षा होती है, चौथा ऑप्शन है अम्ल वर्षा होती है। इन चारों में से बताइए ओजोन परत का क्षय होने का क्या कारण है। तो इसका प्रमुख कारण जो माना गया है यानी कि पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमणों की कुछ प्रकारों को उपचारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। पहला है यूरिया, दूसरा फास्फोरिक अम्ल, तीसरा है क्लोरोफॉर्म, चौथा है बोरिक अम्ल। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यही होगा यानी कि बोरिक अम्ल, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पाचन एंजाइम पशुओं की पाचन नलियों में पाए जाते हैं। विशेष रूप से क्या आपको बताना है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, गोल्जी निकाय पाए जाते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लाइसोसोम पाए जाते हैं। बी वाला ऑप्शन एकदम
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज बनाम में जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में, आम में, खट्टे फल में या सेब में। ठीक है, आपको बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उन्नत किस्म का प्रारंभिक बीज बनाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, खट्टे फल से जाना जाता है। ठीक है, इसको यानी कि सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ऊष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों को प्रसंकरण में विशेष एक मुख्य समस्या बन गया है। किसमें, स्ट्रॉबेरी में, आम में, खट्टे फल में या सेब में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि स्ट्रॉबेरी में। ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है जब संसाधन सीमित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्पादन में लगाया जाता है। पहला ऑप्शन है समसीमांत उत्पादन सिद्धांत, दूसरा तुलनात्मक लाभ, तीसरा ऑप्शन है लाभों का नियम, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो कौन सा सिद्धांत उत्पादन लगाया जाता है, तो तुलनात्मक लाभ लगाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मेस्टाइटिस दुधारू पशुओं का एक संक्रामक रोग है जो कि मुख्य रूप से प्रभावित करता है किसको, थन को, टांगे को, पूंछ को या मुख को। तो इसमें से बताइए मेस्टाइटिस एक दुधारू पशु में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो किसको प्रभावित करता है, थन को प्रभावित करता है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। सोडियम पेरोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चारों में से बताइए किससे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कोशिकीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लाज्मिड में या पेरोक्सीसोम में या साइटोप्लाज्म में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पेरोक्सीसोम में। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषकों और प्रसार कर्मियों के बीच में होने वाला संप्रेषण सामान्यतः होता है औपचारिक और निजी, अनौपचारिक और गैर निजी, अनौपचारिक और निजी, चौथा ऑप्शन है औपचारिक और गैर निजी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि औपचारिक और गैर निजी। फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप में परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें कीटनाशक सहिणु, कवकनाशी सहिणु या खरपतवार सहिणु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कीटनाशक सहिणु। ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आधारित पादप वृद्धि नियामक यानी कि पीबीआर को दर्शाता है। पोटेशियम, पोलिएमिन्स या नाइट्रिक ऑक्साइड या सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पादप जनसंख्या प्रकार के निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ होने के समय अधिकतम होगी। चौड़ा स्थान, मध्यम गहन पादप संख्या, अत्यंत गहन पादप संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला पादप गहन पादप संख्या, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भ्रूणपोष के बीजों में अनुपस्थित है आर्किड, गेहूं, अरंडी या मक्का। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भ्रूणपोष के बीजों में अनुपस्थित होता कौन, आर्किड में। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर।
क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सामान्यतः एक सोयाबीन के बीज में होता है, पहला ऑप्शन है 20% तेल 40% प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है 20% तेल 20% प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन 40% तेल 40% प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है 40% तेल 20% प्रोटीन। यानी कि सोयाबीन के बीज में आपको बताना है कितने परसेंट तेल की मात्रा पाई जाती है, कितने प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए, 20% तेल पाया जाता है और 40% प्रोटीन पाई जाती है। 40 से लेकर 42 या 45% तक अब हो गया है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 नंबर है SAMETI के अंतर्गत राज्य स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान है। पहला ऑप्शन है आत्मा, दूसरा ऑप्शन है मनरेगा, तीसरा ऑप्शन है NRLM, चौथा ऑप्शन है SRLM। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आत्मा। ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दुग्ध बुखार एक पशु रोग है जिसका लक्षण है बढ़ा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर, घटा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर, तीसरा ऑप्शन रक्त में बढ़ा हुआ शर्करा, चौथा ऑप्शन है रक्त में घटा हुआ शर्करा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि घटा हुआ रक्त कैल्शियम स्तर, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब उत्पाद वनस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं तो गहनता उत्पाद संबंध है उपगामी, रवली, तीसरा है खलई, चौथा ऑप्शन है मौखिक। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यानी कि ए वाला उपगामी। ठीक है, उपगामी वाला ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है डैश 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 में से बना गैर उपापचयी डाइसैकेराइड है। इसमें से आपको बताना है कौन सा गैर उपापचयी डाइसैकेराइड है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और माल्टोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और गलेक्टोज, चौथा ऑप्शन है फ्रुक्टोज और गलेक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये गैर उपापचयी डाइसैकेराइड है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है भ्रूणीय और पश्च भ्रूणीय प्रकार की मूल प्रणाली में पाई जाती है बाजरा, चारा, रागी या मक्का। 45 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। भ्रूणीय और पश्च भ्रूणीय पश्चात प्रकार की मूल प्रणाली में पाई जाती है, किस में पाई जाती है यानी कि मेज में पाई जाती है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है लघु दिन पौधा है, ठीक है, जिसको 60 डे प्लांट के नाम से जाना जाता है। कौन सा पौधा है? लघु रात्रि पौधे, दीर्घ रात्रि पौधे और दीर्घ दिवस पौधे या दिवस उदासीन पौधे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला लॉन्ग नाइट प्लांट। ठीक है, इसको लघु दिन पौधा कहा जाता है यानी कि 60 डे प्लांट कहा जाता है, लॉन्ग नाइट प्लांट। ठीक है, दीर्घ रात्रि पौधे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है डैश डैश टेस्ट के मॉडल में संप्रेषण लाक्षणिक तत्व है लीजेंस, लेजवेल, बलो, रोजर्स। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लीजेंस। ठीक है, ये वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवारनाशी एक वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है 2,4-D, दूसरा है क्लोरोपाइरिफास, तीसरा इथाइलिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कीटनाशी एक वृद्धि हार्मोन्स के रूप में भी जाना जाता है 2,4-D को। ठीक है, 20 ppm से अगर कम प्रयोग करेंगे तो हार्मोन्स कहलाएगा, 20 ppm से अधिक का प्रयोग करेंगे तो ये खरपतवारनाशी कहलाता है। ठीक है, इसको हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है 2,4-D को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण क्षमता दर्शाता है? LAD, LAI, RGR, NAR। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण क्षमता को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NAR, यह एक प्रकाश संश्लेषण को दर्शाता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बीजीय एक उत्पादन के लिए आवश्यक है गन्ना के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए या मक्का के लिए।
तो बीजीए, एक बीजीए के उत्पादन के लिए किसके लिए आवश्यक होता है बीजीए, तो ये हो जाएगा धान के लिए आवश्यक है, ठीक है। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्रोटीन से बने जटिल जैविक यौगिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमिनो अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एंजाइम। इन चारों में से बताइए प्रोटीन से बने जटिल जैविक यौगिक कौन से हैं, ठीक है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एमिनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन से बने एक जटिल जैविक यौगिक होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा DUS प्रशिक्षण के लिए है, सिंचाई के लिए, फसल किस्मों की विभिन्नता के लिए, पशु किस्मों के लिए या दूध की शुद्धता के लिए। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फसल किस्मों की विभिन्नता के लिए DUS प्रशिक्षण प्रयोग में लाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा वह जीवाणु जो लेक्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। पहला ऑप्शन है माइकोराइजा, दूसरा है एक्टिनोमाइसिटीज, तीसरा ऑप्शन है बेसिलस, चौथा ऑप्शन है राइजोबियम, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला राइजोबियम, ठीक है। डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है एग मार्क चिन्ह अंकित होता है संश्लिष्ट उत्पाद पर, फसल किस्मों की विभिन्नता पर, पशु किस्मों पर या दुग्ध की शुद्धता पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का यानी कि पशु किस्मों पर, ठीक है। तो सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल के कारण पीड़ित होती है। लो पीएच, एल्युमिनियम और फेरस घुले हुए आयंस, तीसरा है एल्युमिनियम विषाक्तता, चौथा ऑप्शन है अत्यधिक पायराइट्स की उपस्थिति। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम की विषाक्तता, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दूध में पाई जाने वाली ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से बनी एक डाइसेक्राइड शर्करा है, कौन सी है। सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है या फ्रुक्टोज है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा यानी कि लैक्टोज बनती है शर्करा, ठीक है। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है वह प्रशिक्षण विधि जो प्रशिक्षार्थियों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त की जा सकती है। विधि प्रदर्शन, अध्ययन, यात्राएं, गोष्ठी या कार्यशाला, ठीक है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्ययन और यात्राएं, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है टिट्रोकेल यानी कि जिसको टिट्रिकेल के नाम से जाना जाता है कि बीज संकरण है, गेहूं और राई के बीच में संकरण करके निकाला गया, या गेहूं और बाजरा के बीच में संकरण किया गया, या बाजरा और राई के बीच में संकरण किया गया, या गेहूं और मक्का के बीच में संकरण करके टिट्रिकेल निकाला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गेहूं और राई के बीच में संकरण करके टिट्रिकेल निकाला गया है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ऊष्मापाषण में अत्यंत लाभकारी है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला शीतोष्ण जलवायु, ठीक है। बी वाला एकदम टेम्परेट क्लाइमेट्स, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है 15 से 18 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम या 18 से 20 किलोग्राम। तो आपको बताना है संकुल मक्का की सीड रेट कितनी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 18 से 20 किलोग्राम संकुल मक्का की बीज दर होती है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर।
क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें प्रत्येक प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक होती है। पहला ऑप्शन है परस्पर प्रतिरोध, दूसरा परस्पर सहयोग, तीसरा क्षतिपूर्ति, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला परस्पर सहयोग। ठीक है, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 62 का हो जाएगा सी, मोलिब्डेनम को अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? 8 सूत्री विभाजन, द्विसूत्री विभाजन, नर बांझपन, ये सभी। ठीक है, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 8 सूत्री विभाजन। ठीक है, पौधों में बीज बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? 8 सूत्री विभाजन, मियोसिस आवश्यक होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। बहुत इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 में, 1934 में, 1935 में, 1955 में। ठीक है, 64 का आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में किस फल की फसल के लिए एक प्रवर्धक तकनीक है? आम की, पपीता की, केला की या अमरूद की? ठीक है, 65 का सही आंसर हो जाएगा यानी कि आम, मैंगो। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग महाराष्ट्र में की गई फल के लिए है। ठीक है, कौन से फल के लिए है? तो मैंगो के लिए हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 का है रेशे से तना अलग करने की प्रक्रिया है रेटोनिंग, थ्रेसिंग, रेटिंग या स्मेशिंग। ठीक है, इसमें से बताइए चारों में से कि रेशे जो होता है तना से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रेटिंग कहते हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है बीजों में बसंतीकरण का स्थान है मूल, बीजावरण, प्रांकुल या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रांकुल। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है बिल्ली सा चेहरा जिसको कैट फेस के नाम से जाना जाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है? यानी कि दैहिक विकार किस फसल का है? भिंडी का है, टमाटर का है, फूलगोभी का या प्याज का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैट फेस जो डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये हो जाएगा टमाटर का। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उगने वाले बीजों में भंडारित भोजन के एकत्रण को सक्रिय करता है? एबीए, जीए, साइटोकाइनिन या इथाइलिन? ठीक है, एबीए एंडोल ब्यूटेरिक एसिड इसको बोलते हैं या एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, जीओ को जिब्रेलिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जिब्रेलिक अम्ल, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है एक वैकल्पिक खरपतवार नियंत्रण उपकरण के रूप में फ्लेमिंग खरपतवार को के द्वारा नियंत्रित करता है उत्तकों का सूखना, कोशिका झिल्ली का फटना या झिल्ली एकाग्रतात्मक हानि? चौथा ऑप्शन है झिल्ली प्रोटीन में जमाव। तो इनमें से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कोशिका झिल्ली का फटना, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का एक उदाहरण है? सोडियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड? तो जैविक खाद का एक उदाहरण है यूरिया, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है?
ठीक है। पहला ऑप्शन रोम इटली, दूसरा है कोलंबो श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद भारत, चौथा ऑप्शन है मनीला फिलीपींस। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम इटली में स्थित है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है मृदा की जलीय चालकता के साथ बदलती है, कोशिकीय छिद्रता, गैर कोशिकीय छिद्रता, कुल छिद्रता, चौथा ऑप्शन है जल धारण क्षमता। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कुल छिद्रता। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भृंग श्रेणी में आने वाला कीट है लेपिडोप्टेरा, हेमिप्टेरा या थाइसेनोप्टेरा या कोलियोप्टेरा। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कोलियोप्टेरा, डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, WMO का, IPRI का, ICARDA का या WARDA का। इसमें से बताइए कौन सा किसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि WMO का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 का निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक तिपतिया घास है जो कि मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के चारे के लिए प्रयुक्त की जाती है। पहला ऑप्शन है मिस्र की तिपतिया घास, दूसरा ऑप्शन है अल्साइक तिपतिया घास, तीसरा ऑप्शन है श्वेत तिपतिया घास, चौथा ऑप्शन है क्रिम्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मिस्र की तिपतिया घास को क्या कहते हैं, जो कि एक वार्षिक तिपतिया घास है जो सिंचित और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, जो जानवरों को खिलाने के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कौन सा तत्व दूध में नहीं होता, फेरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला। कौन सा तत्व दूध में नहीं होता है, तो फेरस जो होता है यानी कि लोह तत्व, आयरन जो होता है कभी दूध में नहीं उपस्थित होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है पैक्टिन की मात्रा किससे मापी जा सकती है, ड्रॉप परीक्षण से, अल्कोहल परीक्षण से, सीट परीक्षण से या टेट्राजोलियम परीक्षण से। तो पैक्टिन की मात्रा किससे मापते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्कोहल परीक्षण से या अल्कोहल टेस्ट से इसका पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है विषम स्थलाकृति के क्षेत्रों में की जाने वाली सिंचाई विधि है बाढ़ सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, बूंद-बूंद सिंचाई या उपपृष्ठ सिंचाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि छिड़काव सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है जल प्रयोग क्षमता जिसको WUE कहा जाता है कि अधिकतम होती है C3 पौधों में, C4 पौधों में, कैम पौधों में या इनमें से कोई नहीं। तो जल प्रयोग क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा होगी ये, यानी कि कैम वाले प्लांट में होगी। सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है 80 से 100% रेत या 0 से 10% गाद और 0 से 10% मृतिका से बनी मृदा सामान्यतः किस नाम से जानी जाती है, बलुई मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा या अम्लीय मृदा। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बलुई मृदा, सैंडी सॉइल इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको 80 से लेकर 100% इसमें रेत होती है, 0 से लेकर 10% गाद होती है और 0 से 10% तक मृतिका होती है। ऐसी मृदा को क्या कहते हैं, बलुई मृदा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है खाद नत्रजन क्षमता है। पहला ऑप्शन खाद नत्रजन की खनिजीय अंश, दूसरा है फसलों को अवशोषण के लिए उपलब्ध नत्रजन का अनुपात, तीसरा है नत्रजन उर्वरक जो खाद नत्रजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, चौथा ऑप्शन है फसल उपलब्ध नत्रजन और फसल को उपलब्ध खनिजकृत नत्रजन का भाग।
ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला, फसल उपलब्ध नत्रजन प्लस फसल को उपलब्ध खनिजकृत नत्रजन का भाग, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है गाय की दूध सिरा में होता है, दूध होता है, जल होता है, रक्त होता है, या दूध और रक्त दोनों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, यानी कि उसमें क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, क्या होता है उसमें भाई, ब्लड होता है, रक्त होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है लाल बाल झिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम है, एक प्रकार का कीट होता है, रेड हेयर कैटरपिलर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मारूका बिट्रेटा होता है, या एग्रिलस रूफी कोलियस होता है, या ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरिया होता है, या एम्सेक्टा एम्बलिस्ट्रिगा होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, एम्सेक्टा एम्बलिस्ट्रिगा होता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको रेड हेरी कैटरपिलर के नाम से जाने जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है स्टोलिंग के लिए एक महत्वपूर्ण अलैंगिक प्रवर्धन तकनीक है, आम के लिए, अनार के लिए, अमरूद के लिए, या ओनोला के लिए। तो स्टोलिंग जो किया जाता है ये अमरूद में किया जाता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 का रहा सामान्य प्रकार के अणुओं को बांधने वाला आकर्षण बल है असंजन, मैट्रिक बल, ससंजन बल, या इनमें से कोई नहीं। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ससंजन। ठीक है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा किस तत्व के अंतराकोशिकीय जमाव पादप दूधिया पत्थर कहलाता है, सोडियम, सिलिकॉन, निकेल, या वेनेडियम। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए इस 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अंतरकोशीय जमाव पादप दूधिया पत्थर क्या कहलाते हैं, सिलिकॉन कहलाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है नाइट्रिफिकेशन का जैविक उपचयन है अमोनियम से नाइट्रेट, अमोनियम से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन से अमोनिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, अमोनिया से नाइट्रेट, ये वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 का निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र सरकार की मुख्य योजना है, आइसोसोपान, ठीक है, टीबीओस, या NMOOP, या उपयुक्त सभी। तो तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र सरकार का मुख्य योजना थी, यानी कि ये तीनों योजना थी, उपयुक्त सभी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है इनमें से कौन से जैविक रूप से आवश्यक न्यूनतम तत्वों से माने जाते हैं। पहला Cu CrZn, Cu CdZn, CuHgZn, चौथा ऑप्शन है Cu Pb या Hg, जिसको पारा बोलते हैं। ठीक है, कॉपर बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला। ठीक है, कॉपर और Zn ये जैविक रूप से आवश्यक न्यून तत्वों में से माने जाते हैं। सी ऑप्शन, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राउन गाल रोग का कारक है। पहला ऑप्शन है एजोक्टोबैक्टीरियम राइजोबैक्टर, दूसरा ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस, तीसरा ऑप्शन है बेजिलस थुरिजेंसिस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का यानी कि बी वाला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस। ठीक है, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है भारत के पूर्वतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य है
गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला सिक्किम राज्य। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। आपको बताना है 94 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन राइस या गोल्डन चावल से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? विटामिन ए लाइसिन या मेथियोनाइनिन या विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है LD50 की इकाई क्या है? पशु शरीर भार का मिलीग्राम बटे ग्राम में। दूसरा ऑप्शन है पशु शरीर भार का ग्राम। तीसरा ऑप्शन है पशु शरीर भार का किलोग्राम या ग्राम में। चौथा ऑप्शन है पशु शरीर का भार मिलीग्राम बटे किलोग्राम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का यानी कि डी वाला, पशु शरीर भार का मिलीग्राम या किलोग्राम में। डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है पादप वृद्धि के लिए उपलब्ध मृदा नमी की उच्च सीमा है स्थायी प्लस लानी बिंदु। दूसरा है क्षेत्र धारिता। तीसरा है दुग्राही गुणांक। तीसरा है मैट्रिक्स चूषण। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्र धारिता। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा फाइटोसाइडेरोफोर्स की भूमिका है। फाइटोसाइडेरोफोर्स की भूमिका क्या है? जल बयाना, पोषक तत्व लेना, कीटों को नियंत्रण करना, यानी कि ये जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पोषक तत्व को लेना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है टीपीएस उत्पाद एक तकनीक संबंधित है किससे? टीपीएस बताना है किससे संबंधित है? आलू से, टमाटर से, गाजर से या प्याज से। टीपीएस यानी कि ट्रू पोटैटो सीड, ये हो जाएगा आलू से संबंधित है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है संबंधित खरपतवार है अन्य फसलों के पौधों से समान फसल के पौधों परंतु विभिन्न किस्म के। तीसरा है मौसमी खरपतवार। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का यानी कि बी वाला, समान फसल के पौधे परंतु विभिन्न किस्म के प्लांट्स जो होते हैं उससे संबंधित है संबंधित खरपतवार। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा कि पीजीटी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 नंबर देखते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 100 का निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्तिका खनिज का अनुपात 2:1 प्रकार नहीं है? मोंटमोरेलोनाइट, केलियोनाइट या स्पेक्टाइट या इलाइट। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि केलियोनाइट का। ठीक है, इसका अनुपात 2:1 नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कलिंग का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन घरेलू पशुओं की एक प्रणाली है। दूसरा है पशुओं के भोजन प्रदान करने की एक प्रणाली है। तीसरा है अनुत्पादन पशुओं को हटाने की एक प्रणाली है। चौथा ऑप्शन है सींग हटाने की एक प्रणाली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, अनुत्पादन पशुओं को हटाने की एक प्रणाली है। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है बोर्डो मिश्रण का बना होता है। आपको बताना बोर्डो मिश्रण जो होता है किससे बना होता है? कॉपर से, सल्फेट से, सोडियम कार्बोनेट और जल, इन सब से मिला होता है। या दूसरा ऑप्शन है कॉपर, सल्फेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। तीसरा ऑप्शन है कॉपर, सल्फेट, चूना, पत्थर और जल से बना होता है। चौथा ऑप्शन है केवल कॉपर सल्फेट से। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, कॉपर से, सल्फेट से, चूना पत्थर से और जल से बना होता है। ठीक है, बोर्डो मिश्रण यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान में स्थित है। आपको बताना भारतीय कृषि जैव तकनीक संस्थान कहाँ पर स्थित है? रायपुर छत्तीसगढ़ में, मालेगांव महाराष्ट्र में, रांची झारखंड में या नई दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रांची झारखंड में स्थित है भारतीय कृषि जैव तकनीकी संस्थान। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर।
क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है किस फसल को उभय उभय द्विगुणित से जाना जाता है, मक्का को, चावल को, गेहूं को या मटर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, गेहूं को उभय द्विगुणित के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया टीयर ड्रॉप्स कहलाती है। क्या कहलाती है? टीयर ड्रॉप्स कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रस्वेदन, बिंदुस्राव, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बिंदुस्राव। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 पूछा था कि गुलदाउदी में प्रवर्धन किया जाता है शीर्ष शाखा कर्तन, जड़ सकर्ष द्वारा, बीज द्वारा, सकर्ष द्वारा, उपयुक्त सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि शीर्ष शाखा कर्तन लेंगे या जड़ सकर्ष लेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है जिंक सल्फेट किसी भी समय के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, आपको बताना है जिंक सल्फेट किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए किसी भी समय, यूरिया के साथ, डीएपी के साथ, एसएसपी के साथ या उपरोक्त सभी के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एसएसपी के साथ जिंक सल्फेट कभी नहीं मिलाना चाहिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नया नवोन्मेषी कार्यक्रम जो कि कृषि में ग्रामीण युवाओं को बनाए रखने पर लक्षित करता है। पहला ऑप्शन है फार्मर्स फास्ट द्वारा, दूसरा स्टूडेंट रेडी, तीसरा मेरा गांव मेरा गौरव, चौथा ऑप्शन है आर्या। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आर्या, डी वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है गेहूं की पत्ती का गेरुआ रोग है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या फाइटोप्लाज्म द्वारा। इन चारों में से बताइए किसके द्वारा गेहूं की पत्ती का गेरुआ रोग लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कवक है, फंगस है। ठीक है, तो फंगल डिजीज, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा धूप पात्र, ठीक है, धूप पात्र प्रकार के खरपतवार बीज निष्पादन प्रणाली में पाई जाती है। सोरगम हेलिपेंस पाई जाती है या सर्सियम आर्वेंस पाई जाती है, आर्जीमोन मैक्सिकाना पाया जाता है या टाइफा एसपीसी पाया जाता है। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धूप पात्र प्रकार के खरपतवारी बीज निष्पादन प्रणाली में क्या पाई जाती है, आर्जीमोन मैक्सिकाना पाई जाती है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा अंतःस्रावण और निच्छालन हानि के मापन के लिए मृदा का एक कॉलर नियंत्रित स्थितियों में कहलाता है। ठीक है, अंत स्पंद नापी, वाष्प नापी, आर्द्रता नापी या लाइसीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला, लाइसीमीटर। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 का है टीडीएन एक विस्तार है, इसका पूरा नाम बताना है। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, टोटल ओमेगा डाइट न्यूट्रिएंट, तीसरा ऑप्शन है टोटल डाइटरी न्यूट्रिएंट, चौथा ऑप्शन है ट्रांस डाइटरी न्यूट्रिएंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टीडीएन का पूरा नाम क्या होता है भाई, बताओ इसका। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 का निम्नलिखित में से कौन सा पोटास का एक अच्छा स्रोत होता है, रॉक फास्फेट का, मूलभूत लावा का, बोन मोल का या फ्लाई एश का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पूछा है क्वेश्चन कौन सा पोटास का एक अच्छा स्रोत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फ्लाई एश का। ठीक है, फ्लाई एश यानी कि डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 कर रहा है प्रातःकाल घास के पत्तियों के छोर और किनारे पर जमा बूंदे के कारण होती, किसके कारण होती ये आपको बताना है। वायु की ओस के कारण, पत्तियों के रस का स्राव के कारण या बिंदु स्राव के जल के कारण, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बिंदु स्राव के जल के कारण। ठीक है, तो पहला
सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदु स्राव के जल के कारण क्या होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदी दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है केले के जनन किसके द्वारा होता है, विनियर ग्राफ्टिंग से, बीज द्वारा, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग से या उत्तक संवर्धन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन से केले का जनन होता है। ठीक है, 115 का डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कैंट एक महत्वपूर्ण किस्म है। ठीक है, आपको बताना है कैंट किसकी महत्वपूर्ण किस्म है, बरसीम की, रिचका की, सोयाबीन की या जई की। तो ओट की ये किस्म होती है कैंट। ठीक है, डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है भारत में छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा क्या अपनाया जाना सरल नहीं है, शून्य भू परिष्करण, जैविक कृषि, परिशुद्धता कृषि या एकीकृत कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 117 का सी वाला परिशुद्धता कृषि। ठीक है, ये सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कौन सा उपकरण प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई करता है। ठीक है, देशी हल, तवेदार हैरो, मोल्ड बोल्ड हल या रोटावेटर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला यानी कि देसी हल। ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों जुताई में काम में लेता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है आरंडी के तेल का एक उप उत्पाद जी जेट वायुयानों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, वह है एरूसिक अम्ल। यानी कि आपको बताना आरंडी का तेल जो होता है वो वायुयान जो जहाज होते हैं उसमें स्नेहक या ग्लिसरीन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा होता है, एरूसिक अम्ल होता है या सेरिसोनिक अम्ल होता है या सेबेसिक अम्ल होता है या एरेकिडिक अम्ल होता है। इनमें से कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेबेसिक अम्ल जो होता है ये वायुयानों में ग्रीस के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है पशुओं की विदेशी किस्मों में सर्वाधिक दूध उत्पादित करने वाली कौन सी नस्ल है, ब्राउन स्विस है, आयरशायर है, जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है वो होल्स्टीन फ्रीजियन है। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है वर्मी कंपोस्ट के विभिन्न प्रजातियों को प्रयोग करने वाली कंपोस्टिंग प्रक्रिया का उत्पाद है, कीट है, केंचुआ है, जीवाणु है, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला केंचुआ। ठीक है, इससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 पर। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का आशांकित यंत्र कौन सा है, विनोच है, पार्सल फ्लम है या वाटर मीटर है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, खुली नाली है, उसमें जल जा रहा है, उसको जल को मापन करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, पार्सल फ्लम का यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है, दैहिक से, भौतिक से, स्वच्छता से, आनुवांशिक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला स्वच्छता से। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों को उबालना क्या कहलाता है। ठीक है, चमड़ा उतारने यानी कि ऊपर का जो कवर होता है उसको उतारने के लिए या बुरी बदबू करता है उसको हटाने के लिए एक लंबे समय तक सब्जियों या फलों को उबालते हैं। ठीक है, उस विधि को क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं, ब्लांचिंग कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं या थ्रेसिंग कहते हैं। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, ब्लांचिंग। ठीक है, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि चाहे फल हो चाहे सब्जी हो उसको कुछ समय के लिए उबालना या गर्म पानी में डुबो कर निकालना, ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, ब्लांचिंग क्रिया कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 125 नंबर। 125 नंबर क्वेश्चन 2016 के पीजीटी में जो पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन था, वो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है। ठीक है, आपको बताना वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। विटामिन ए, डी, ई,
दूसरा ऑप्शन है ए बी, तीसरा ऑप्शन है बी और सी, चौथा ऑप्शन है केवल डी। ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सी विटामिन जो वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है यानी कि ए डी ई के जो विटामिन होती है, ए डी ई और के, ये कैसी विटामिन होती है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होती है। ठीक है, बाकी सी और बी, बी कॉम्प्लेक्स जितनी होती है, सी और बी जो विटामिन होती है जल में घुलनशील होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आज का जो क्वेश्चन था 2016 का पीजीटी का क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व किए और इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीजीटी का हुआ था उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, आज के वीडियो के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।